Hello students, you are most welcome to 12th class chemistry English medium. Students, चैप्टर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट चल रहा है और पी ब्लॉक एलिमेंट में आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप 18 एलिमेंट। 18th ग्रुप के एलिमेंट हैं उनको शुरू करेंगे। 17 ग्रुप के एलिमेंट्स सारे फिनिश हो चुके हैं। लास्ट में हमने आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ाया था। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ और उसके यूजेज को हम नोट कर चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप 18 एलिमेंट। तो देखो ग्रुप 18 एलिमेंट, ग्रुप 18 के जो एलिमेंट है वो कौन कौन से होते हैं? वो हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ये ग्रुप 18 के एलिमेंट है पी ब्लॉक में। इस पी ब्लॉक में हीलियम जो एलिमेंट है वो पी ब्लॉक का नहीं होता, लेकिन ग्रुप 18 में इसको नोट किया जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है हीलियम जो है, ठीक है ना। बाकी पी ब्लॉक के एलिमेंट ग्रुप 18 में यहाँ से स्टार्ट होते हैं नियोन से रेडॉन तक, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में चेक करते हैं हम। ऑल एलिमेंट आर गैसेस एंड अनरिएक्टिव। ग्रुप 18 के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सभी के सभी गैसेस हैं और नॉन रिएक्टिव हैं, ठीक है ना। इन एलिमेंट को हम एक नाम देते हैं और वो है नोबल गैस, है ना। दीज आर एल्सो कॉल्ड नोबल गैस। नोबल गैस इसलिए बोलते हैं इनको कि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, और उसका रीजन ये होता है कि इनका जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट होता है, यानी कि आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन नंबर कितनी है? 8 कंप्लीट है। इसलिए इलेक्ट्रॉन ना तो रिलीज कर पाते हैं और ना ही एक्सेप्ट कर पाते हैं, यानी कि कोई आयन फॉर्म नहीं करते हैं ये ईजीबी में, इसलिए इनको नॉन रिएक्टिव या नोबल गैस माना जाता है। लेकिन नोबल गैस होने के बावजूद यहाँ पर जो क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन और दूसरा एलिमेंट कौन सा है? ज़ेनॉन, ठीक है ना। ये ज़ेनॉन और ये क्रिप्टॉन, ये दोनों एलिमेंट ऐसे हैं जो कुछ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्रिप्टॉन एंड ज़ेनॉन forms many compounds। कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं ये दो एलिमेंट, ठीक है ना। अब देखो चेक करते हैं इनकी अकरेंस। नेचर के अंदर कितनी अमाउंट में ये अवेलेबल हैं। तो देखिए ये जितने भी एलिमेंट आप यहाँ पर देख रहे हो, इन सारे एलिमेंट्स के अंदर रेडॉन को अगर छोड़ दें हम, किसको? सॉरी, रेडॉन को अगर छोड़ दें तो सारे के सारे जो एलिमेंट हैं ये एटमॉस्फेयर जो एयर है उसके अंदर कुछ अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन रेडॉन नहीं होता, ठीक है ना। तो नोट करते हैं ऑल all noble gases except radon are present in एटमॉस्फेयर। ये सब के सब एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। और इनकी जो ड्राई एयर में
अकरेंस होती है वो बहुत कम है। अगर हम एयर की बात करें तो एयर के अंदर जो ये इनर्ट गैसें हैं, इनर्ट गैस बोल सकते हैं, नोबल गैस बोल सकते हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली 1% से भी कम मात्रा में, कम अमाउंट में, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं एयर के अंदर, है ना। तो देखो नोट करता हूँ मैं, देयर एटमॉस्फेरिक एविडेंस, देयर एटमॉस्फेरिक एविडेंस इन ड्राई एयर अप्रॉक्सीमेटली 1%, लगभग कितनी होती है 1% बाई वॉल्यूम। बाई वॉल्यूम, ठीक है ना भाई। हीलियम जो होती है, हीलियम प्रेजेंट्स इन नेचुरल गैस, नेचुरल गैस जो होती है ना उसके साथ हीलियम गैस प्रेजेंट होती है ना। और देखो यहाँ पर लास्ट वाले ये जो दोनों एलिमेंट है ये वाले, ये बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही कम। जिनोन एंड रेडोन प्रेजेंट्स, या सीधे लिख दो आर रेयरेस्ट एलिमेंट। देखो एक्सी को बोल, एक्सी किसका सिंबल है जिनोन का, आर एन किसका है रेडोन का, के आर किसका है क्रिप्टॉन का, है ना। और इनको तो आप जानते ही हो, ये आर्गन है, ये नियॉन है, ये हीलियम है, ठीक है ना। तो ये सिंबल भी आपको ध्यान रखने चाहिए कि किसके सिंबल, कौन सा सिंबल मैं नोट कर रहा हूँ और किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप एक बार इनको सबको नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद फिर हम इनकी चेक करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ ग्रुप 18 के एलिमेंट की। तो देखो चेक करते हैं हम जनरल प्रॉपर्टीज। जनरल प्रॉपर्टीज में हम फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल का NS2 NP6, है ना। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट सेल का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो NS2 NP6 लिखेंगे। तो लिखते हैं ऑल नोबल गैस हैव जनरल कॉन्फ़िगरेशन इज NS2 NP6, लेकिन एक्सेप्ट किसके, एक्सेप्ट हीलियम, इट हैज़ NS2। हीलियम का NS2 NP6 नहीं होता, हीलियम का कितना होता है NS2 होता है, ठीक है ना। अब दूसरा चेक करते हैं हम इसमें इनकी इन सभी एलिमेंट्स की क्या आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी किस तरह से होती है इन सभी एलिमेंट्स की। तो देखो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, है एक्सट्रीमली हायर होनी चाहिए ना। और वो क्यों होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो इससे इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना इतना ईजी नहीं है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना इतना ईजी नहीं है, बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी आपको इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए। तो
तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जनरली तो इनकी बहुत हाई होती है, तो लिखेंगे ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आयोनाइजेशन एंथैल्पी of these element exhibit very high। आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होती है? बहुत ज़्यादा, है ना। लेकिन जनरल ट्रेंड अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी का देखा जाए, जनरल ट्रेंड की बात कर रहा हूँ मैं, जब ग्रुप में आप डाउन द ग्रुप आओगे तो डाउन द ग्रुप क्या होता है? साइज इंक्रीज होती है, और साइज इंक्रीज होती है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। तो अगर इनके अंदर आयनाइजेशन एंथैल्पी को चेक किया जाएगा तो आप क्या बोलोगे? आपको ध्यान में रखना चाहिए कि नियोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी और रेडोन की नियोन की सबसे ज़्यादा होगी और रेडोन की सबसे कम होगी अगर डाउन द ग्रुप आते हैं तो, है ना। तो लिख सकते हैं हाउएवर इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, किसके कारण? ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो IE घटेगी, ये तो जनरल सी बात है, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट चेक करते हैं हम, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस जो भी है हम चेक कर सकते हैं। तो देखो नीचे आप जब ग्रुप में जाओगे तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, और एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ लिख सकते हैं हम एटॉमिक रेडियस increases down the group because atomic number increase। एटॉमिक नंबर क्या होता है? इंक्रीज होता है, ठीक है ना। अब देखिए जहाँ पर अगर एटॉमिक रेडियस में थोड़ा सा चेक करते हैं हम कंपैरेटिवली चेक करते हैं हम, किसके लिए? आर्गन और क्रिप्टॉन की एटॉमिक रेडियस को चेक करते हैं हम। तो आर्गन और क्रिप्टॉन की जो रेडियस होती है उसके अंदर बहुत ही कम डिफरेंस होता है, और कम डिफरेंस का जो मेन रीज़न होता है वो क्या होता है कि ये दोनों जो एलिमेंट हैं इनके अंदर जो d ऑर्बिटल्स होते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूँ मैं? क्रिप्टॉन और आर्गन और क्रिप्टॉन दोनों जो नोबल गैस एलिमेंट हैं इनकी जो रेडियस होती है उनकी रेडियस के बिटवीन बहुत लेस ही डिफरेंस होता है ना। और डिफरेंस लेस होने का जो रीजन होता है वो क्या होता है? इसके अंदर कंप्लीट फिल्ड d ऑर्बिटल्स होते हैं दोनों एलिमेंट के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा अपनी, देयर इज ए वेरी लेस डिफरेंस बिटवीन, देयर इज ए वेरी लेस डिफरेंस बिटवीन आर्गन एंड क्रिप्टॉन।
आर्गन एंड क्रिप्टॉन, रेडियस, और रीजन क्या लिखूं, ड्यू टू कंप्लीट फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। दोनों के अंदर डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, है ना। इसलिए इनकी जो एटॉमिक रेडियस होती है उसके अंदर डिफरेंस बहुत ही कम होता है। फोर्थ पॉइंट होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर इन एलिमेंट्स की चेक की जाए तो क्या होगा बताओ। क्या नोबल गैस के जो एलिमेंट हैं ये कोई इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं? नहीं करते हैं। नोबल गैस के एलिमेंट ना तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो इनके अंदर कोई टेंडेंसी नहीं होती इलेक्ट्रॉन गेन करने की। अब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नहीं है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी इनकी, है ना। तो ये थोड़ा अपने को समझना चाहिए, नॉर्मल सी बात है। तो देखो लिख देता हूं मैं, नोबल गैस हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कोई टेंडेंसी जब नहीं है, और उसके कारण किसके कारण नहीं है, ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। रीजन सबको समझ आता है भाई, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत ही नहीं है इनको, तो क्यों क्या एक्सेप्ट करेंगे ये, ठीक है ना। तो क्या होगा, इनके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी वो नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी। भाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो तब होती है जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है ना। अब नेगेटिव तो इनके पास है नहीं, तो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। दे हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आपको जो मुख्य चीज़ है ध्यान रखने वाली वो क्या होती है कि नोबल गैस एलिमेंट जो है उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है ना। क्या ध्यान रखना है अपने को, पॉजिटिव वैल्यू होती है इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, ठीक है बेटा। तो देखो ये कुछ मैंने जनरल प्रॉपर्टीज़ के पॉइंट यहाँ पर नोट किए हैं, आप इनको नोट करिए और चेक करते हैं हम इनके कोई जनरल पॉइंट है तो फटाफट से नोट कर लें आप इनको। हाँ तो देखो चेक कर लेते हैं अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये 3 ग्रुप के एलिमेंट जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो देखो ऑल गैसेस आर मोनोमेरिक। ये जो होती हैं मोनो एटॉमिक। देखो इनर्ट जो गैस हैं वो सब मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर्म करती हैं, है ना, मेटल की तरह। जैसे मेटल मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाती है ना, बिल्कुल सेम उसी की तरह मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करती हैं। दूसरी इसकी चेक करते हैं, दीज आर, हाँ तो दीज आर कलरलेस, orderless and tasteless।
नेक्स्ट देखते हैं, दीज आर sparingly soluble in water, यानी कि पानी के साथ इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो बहुत ही कम होती है ना। और देखते हैं, हीलियम हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट, और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 4.2 केल्विन। हीलियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है ऑफ एनी नॉन सब्सटेंस, यानी कि नेचर के अंदर जितने भी सब्सटेंस है ना, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट हीलियम का, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर यूजेज चेक कर लेते हैं। ये 3 ग्रुप के एलिमेंट है, उनका क्या यूज हो सकता है। तो हीलियम इज नॉन इनफ्लामेबल एंड लाइट, मतलब हीलियम जो गैस होती है वो आग नहीं पकड़ती है ना, और ये हल्की होती है, इसलिए इसको सो इट इज यूज्ड टू फिलिंग इन बलून्स। बलून्स के अंदर, बैलून्स जो होते हैं ना, मोटे मोटे जो गुब्बारे होते हैं, उनके अंदर हीलियम गैस को भरा जाता है ना, क्योंकि ये इसके अंदर आग नहीं लग सकती और बहुत ही हल्की होती है, तो गुब्बारा ऊपर उठ जाता है, उसके साथ वो टोकरी उठ जाती है जिसमें कोई व्यक्ति बैठा होता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, हीलियम इज यूज्ड एज helium is used as cryogenic agent, for various experiments। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में इसका यूज़ करते हैं। और देखो हीलियम जो होती है ना, इसको उपयोग कर सकते हैं हम, न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं ना, वहाँ पे भी इसका यूज़ होता है। हीलियम इज यूज, ये हीलियम वर्ड लिख रहा हूँ मैं, ही मत पढ़ लेना इसको आप लोग, है ना, ही मत पढ़ना। हीलियम इज यूज्ड इन कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा करने में इसका यूज़ कर सकते हो, है ना। और हीलियम इज यूज्ड टू प्रोड्यूस, इज यूज्ड टू प्रोड्यूस सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट, विच सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट बनाने में इसका उपयोग करते हैं, विच यूज्ड इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड MRI सिस्टम इन क्लिनिकली
MRI होती है ना, आपके शरीर के अंदर कहीं भी कोई परेशानी हो जाती है तो आपका ये टेस्ट होता है, बॉडी का टेस्ट होता है MRI। इसके अंदर हीलियम का यूज़ किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही गजब का मैग्नेट बनाती है जिसको बोलते हैं सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट, है ना। ठीक है भाई, तो ये हीलियम के यूज़ देखिए आप, और हीलियम का एक यूज और बहुत ही बेस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, आप एक बार इनको नोट कर लीजिए। जो सबसे ज़्यादा अच्छा यूज़ है हीलियम का वो क्या है कि जो इस टाइम पर जो समुद्र के अंदर वो होते हैं ना डाइवर्स, गोताखोर, वो जो जिस ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं जिस ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, उस ऑक्सीजन को डाइल्यूट करने के लिए उसके अंदर हीलियम गैस का मिक्सचर किया जाता है। और इसका रीज़न ये होता है कि हीलियम अगर आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के साथ चली भी जाएगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसका मेन रीज़न होता है कि हीलियम की जो सॉल्युबिलिटी होती है ब्लड के अंदर वो बहुत ही लेस होती है ना। ये ब्लड में सॉल्युबल नहीं होती, यानी कि ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होती है। तो देखो, हीलियम इज यूज्ड एज ए डाइल्यूएंट। हीलियम इज यूज्ड एज ए डाइल्यूएंट फॉर ऑक्सीजन in modern diving apparatus. In modern diving apparatus because it has less solubility. It has less solubility in blood, क्योंकि ब्लड में इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम होती है। ठीक है ना। अब देखो, नियोन का यूज लिख देते हैं। एक नियोन is used in discharge tube and fluorescent tube। CFL जो बनाते हो ना आप लोग, उसके अंदर नियोन गैस भरी जाती है ना। और आर्गन का यूज़ लिख देता हूँ मैं। आर्गन इज यूज्ड, आर्गन इज यूज्ड टू प्रोवाइड एन इनर्ट एटमॉस्फेयर इन हाई टेम्परेचर metallurgical in higher temperature metallurgical process। और ये प्रोसेस कौन कौन सी है, जैसे देखो आर्क वेल्डिंग, यानी कि आपसे पूछा जाए भाई आर्क वेल्डिंग में किसका यूज़ करते हो, तो हीलियम का। आर्क वेल्डिंग करनी है हीलियम, आर्क वेल्डिंग करनी है मेटल की और एलॉय की, है ना। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, आयरन का यूज़ करते हैं। तो देखो बच्चों, आपके ये ग्रुप 18 एलिमेंट्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थे, यूजेस थे, इसमें जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है वो है यूज। तो आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि इनर्ट गैसों का यूज़ क्या होता है, इसको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखोगे, है ना। तो इतना ही बचा है बस इसमें ग्रुप 18 के एलिमेंट में, बाकी पोर्शन सारा इसमें से डिलीट कर दिया है।
तो बस आपको ग्रुप 18 का इतना ही पोर्शन पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये आपका जो पी ब्लॉक एलिमेंट का चैप्टर है 7 चैप्टर, ये फिनिश हो चुका है ना, कंप्लीट हो चुका है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट का चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, आप पूरे चैप्टर को ढंग से चेक कर लेना, ठीक है ना, और अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी चेक करके देखना। जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझे बता देना, कमेंट्स करना। ओके।